अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नईम टेक्निकल टीवी लेवल ई की वीडियो नंबर 1 में आपको वेलकम करता हूं। तो अभी हमने ये ग्रुप का आगाज़ किया था और ये मेंबर्स को हमने जो ऐड किया था, तो जल्दी से इनको स्क्रॉल डाउन करके आपको पहले लेक्चर की तरफ लेकर चलते हैं जी। तो वीडियो को देखते रहिएगा ध्यान के साथ। तो ये आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम ग्रुप मेंबरान को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। दोस्तों, इस वक्त हम जो है वो नईम टेक्निकल टीवी ई लेवल के अंदर जुड़ चुके हैं। 80 मेंबरान जो है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है जी। ग्रुप का जो है वो बाकायदा आगाज़ जो है वो 2 दिन पहले ही हो जाना था, लेकिन आप लोगों की पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से, आप मेंबरान के ख्याल करते हुए, रवैये को मद्देनज़र रखते हुए हमने ग्रुप को थोड़ा सा डिले किया था कि और भी लोग ज्वाइन हो जाएं तो अच्छी बात है। बहरहाल ठीक है, यहाँ पे आपकी इस काविश को मैं सराहता हूँ। आप लोगों को इस चीज़ की ना शाबाशी के हकदार हो कि आप लोगों ने इतना फ़राख दिली का मुज़ाहरा किया। तो चलो अच्छी बात है, 10 12 14 और मेंबरान ऐड हुए हैं, तो अच्छी बात है कि आज वो लोग भी हमारे साथ मिल के इस लेक्चर का हिस्सा बन रहे हैं। और अल्लाह पाक से यही दुआ करूँगा कि ये ग्रुप का पहला यानी कि लेक्चर है ई लेवल का। तो अल्लाह पाक से यही दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक मुझे अच्छे तरीके से आपको समझाने की तौफीक दे, मेरे अल्फाज में वो असर दे कि आप लोगों के वो ज़हनों पे नक्श कर जाएं और आप जो है वो ज़िंदगी भर जो है वो ना भूलें, और आप जो है वो आपके दिल और दिमाग में जो है वो ये सरायत कर जाएं। तो आज का जो है लेक्चर दोस्तों आगाज़ करते हैं। तो जी प्यारे ग्रुप मेम्बरान, नईम टेक्निकल टीवी ई लेवल एक ग्रुप का पहला पहला जो क्वेश्चन है जो आज चूज़ किया गया आज के लेक्चर के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है जी कि क्या इन्वर्टर कंप्रेसर भी सिर्फ बीटीयू को फोकस रखते हुए रिप्लेस किया जा सकता है जैसे सिंपल कंप्रेसर? ओके जी, ये है सवाल। अब इसको सवाल को ज़रा समझ लें कि सवाल ये चूज़ किया गया जी कि क्या इन्वर्टर कंप्रेसर जो है वो भी आया कि उसी हिसाब से ही रिप्लेस किया जा सकता है जैसे हम सादा जो एसी के कंप्रेसर होते थे उसको रिप्लेस किया करते थे? सवाल ये है। ठीक है जी, इसको मज़ीद यानी डिटेल के साथ मैंने वाज़े कर दिया। तो सिंपल जवाब है कि नहीं। 2 टोक जो लफ्ज़ों में जवाब है, तो जवाब है कि नहीं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, ये आपका इन्वर्टर कंप्रेसर है। ठीक है जी, ये आपके पास इन्वर्टर कंप्रेसर पड़ा हुआ है और ये फ्रंट पे जो पड़ा हुआ है, मान लीजिए कि ये आपका 1.5 टन का कंप्रेसर है। ठीक है, यानी कि 18,000 बीटीयू जिसके ऊपर लिखा हुआ है वहाँ के लिए ये ठीक है जी, सही है। ये आपका इन्वर्टर कंप्रेसर है 1.5 टन के लिए 18,000 बीटीयू। और मान लें कि इसके बराबर जो पीछे रखा हुआ कंप्रेसर है वो भी 18,000 बीटीयू का है और 1.5 टन के लिए मौजू है। इसकी कंपनी मान लीजिए कि ये मित्सुबिशी का है और पीछे वाले की कंपनी मान लीजिए हायर का है, ओरिएंट का है, कुछ और है। कंपनियां दोनों की डिफरेंट हैं लेकिन साइज दोनों के सेम है। सवाल ये किया गया है कि क्या ये आगे वाला कंप्रेसर जो कि 1.5 टन का है इन्वर्टर, और जो पीछे रखा हुआ कंप्रेसर 1.5 टन का वो भी इन्वर्टर, क्या ये वाला अगर ख़राब हो जाए, आगे वाला जो रखा हुआ है इसकी जगह पे हम वो पीछे वाला 1.5 टन उठा के लगा सकते हैं? तो जवाब है कि नहीं लगा सकते। ओके, लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए ये विंडो एसी की, ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, या बात की जाए ये आगे स्प्लिट एसी की जो मुख्तलिफ़ कंपनियों के हैं, इसी तरह विंडो एसी भी मुख्तलिफ़ कंपनियों के हैं। तो क्या होता था कि हमारी वर्कशॉप के ऊपर अगर ये 8-10 पड़े होते थे ना, तो हम जो है ना वो हमारा हमारा दिल भी बड़ा जो है ना वो खुश हुआ करता था। कि हाँ यार, हमारे पास अच्छे खासे कंप्रेसर भी पड़े हुए हैं। तो हम क्या करते थे कि दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करे किसी का कंप्रेसर आए जला हुआ, और हम जो है ना अपने इस विंडो एसी में से निकाल के उसमें लगा दें। या हमारे पास कोई स्क्रैप वाला आउटर भी पड़ा होता था, लेकिन कंप्रेसर तो चूंकि जानदार होते हैं, आउटरों के कंडेंसर वंसर ख़त्म हो चुके होते हैं लेकिन कंप्रेसर टाइट होते हैं।
तो हम कहते हैं अल्लाह करे कोई कस्टमर आए जिसका कंप्रेसर जला हुआ हो, तो हम क्या करें, वो जला हुआ कंप्रेसर निकाल लें और उसके अंदर ये अपना फिट कर दें और अपने पैसे खड़े कर लें। ऐसे ही होता था ना दोस्तों। चाहे वो हायर का है, चाहे वो ओरिएंट का है, चाहे वो पेल का है, चाहे वो जर्नल का है, चाहे वो ओ जर्नल का है, चाहे वो सुपरा का है, चाहे वो एक्सन का है, एक्स वाई जेड, वो कुछ भी है, ठीक है। तो मकसद ये कि हम लोग सिर्फ देखते थे कि इसके बीटीयू और उसके बीटीयू सेम सेम है, आया ये 1.5 टन का है, वो भी 1.5 टन का है। तो हम नहीं देखते थे कि कंपनी कौन से, मतलब कंप्रेसर कौन सी कंपनी का है। हम आओ देखते थे न ताओ, हम सिर्फ ये देखते कि हाँ भाई साइज सेम है, तो हम उठा के लगा देते थे। हत्ता के मतलब अगर रोटरी कंप्रेसर लगा हुआ है और 1.5 टन का, और उसकी जगह हम 1.5 टन का पिस्टन भी ठोक देते थे, तो कोई मजाका नहीं होता था, सब कुछ चल जाता था, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं थी। सिर्फ अकॉर्डिंग टू साइज, बीटीयू सेम सेम, लगाओ भाई, आसरा ही नहीं करो। कंप्रेसर का साइज सेम सेम, आसरा ही नहीं करो जी, लगा दो। लेकिन इन्वर्टर में सिचुएशन मुख्तलिफ है। क्या मुख्तलिफ है? आ जाओ अगली वॉइस के ऊपर, रिएक्शन दोगे तो मेरा जोश भी अगले में चेक करोगे। रिएक्शन दो, शाबाश। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए ये इन्वर्टर कंप्रेसर की, ठीक है जी, इन्वर्टर कंप्रेसर की बात की जाए तो यहाँ पे ये मामला नहीं चलता। यहाँ पे ज़रा मिसाल को समझ लें, जैसे वो गुर्दे वुर्दे ख़राब हो जाते हैं ना, यानी कि किडनी। तो किडनी ऐसा नहीं कि किसी का भी उठा के लगा दो, सही है ना। किडनी जो है वो मतलब या तो मतलब औलाद को अगर चाहिए तो माँ बाप का लगेगा, और अगर माँ बाप को चाहिए तो औलाद का लगेगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये इन्वर्टर कंप्रेसर वाला हिसाब जो है ना, ये समझ लो किडनी वाला हिसाब है, ठीक है। ये वो सादे एसी वाला चक्कर नहीं है कि किसी का भी उठा के लगा दो। या जैसे वो ब्लड ग्रुप होता है ना, कि ओ पॉजिटिव को ओ पॉजिटिव ही लगेगा, बी पॉजिटिव नहीं लगेगा, या मतलब नेगेटिव नहीं लगेगा, वरना लगाओगे तो अगला फड़क जाएगा। बस समझ लो कि इन्वर्टर कंप्रेसर सेम सेम है। तो जी दोस्तों अगर बात की जाए, ये ऊपर जो अभी आपको तीन मतलब पिक्चरें नज़र आ रही हैं, ये सबसे पहले की अगर बात की जाए, ये जो आपको स्प्लिट एसी की आउटर वगैरह नज़र आ रहे हैं। फिर आगे बात की जाए जो ऊपर इनर लटके हुए हैं और नीचे विंडो एसी बेचारे पड़े हुए हैं। और फिर ये इधर जो है वो मतलब मुख्तलिफ़ कंपनियों के मल्टी यानी कि एसी पड़े हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों के। ये बेचारे बड़े सीधे साधे से थे ना, बिल्कुल मिस्कीन टाइप के, मतलब इनको कोई टेंशन ही नहीं थी बेचारों को। बस पैनासोनिक का निकाला तो मित्सुबिशी में ठोक दिया। बस सिर्फ साइज़ को देख लेना है कि भाई पैनासोनिक भी 1.5 टन का है कंप्रेसर, अगर उसका ठीक है, और मित्सुबिशी 1.5 टन वाले का जला हुआ है, उसको निकाला, नट बोल्ट खोले, उसकी ब्रेजिंग व्रेजिंग से टांके निकाले और दूसरा फिट कर दिया, अपने ले लिए 10-12-14 हज़ार रुपये खड़े कर लिए, ठीक है। इसी तरह अगर मिसाल तौर पे विंडो एसी की बात करो तो वो भी बड़े ही मस्कीन से और भोले भाले से थे, बेचारे कुछ नहीं करते थे ना। तो मतलब हम लोगों ने बड़ा यानी खूब पैसे कमाए इस चीज़ के ऊपर ना। यानी अपने एक तो स्क्रैप खरीदा, स्क्रैप एसी खरीदने के बाद जनाब वाली उसको मजीद मजीद उसमें से निचोड़ा। यानी कि एक चीज़ खरीदी पहले 6-7-8-10 हज़ार की, उसमें से सिर्फ 10-12 हज़ार का कंप्रेसर ही निकल आना। समझ रहे हो ना बात को? मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक मतलब सीरियसपन भी है, एक फन भी है, और आपको एक जोश जज्बा भी चढ़ेगा कि हाँ यार इसमें अर्निंग कितनी है। बात समझ रहे हो ना? तो मेरा भाई जो आप लोग जो है ना ये आए हो ना आगे, तो आप बड़े एडवांस दिमाग के मालिक हो, पॉजिटिव थिंकिंग वाले हो। तो इंशाल्लाह मैं जो कुछ मेरे अंदर है ना वो मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। बात समझ रहे हो ना? तो ये जो एसी थे, ये बड़े भोले भाले थे बेचारे, बड़े मिस्कीन गरीब टाइप के। तो ये नहीं बोला करते थे। लेकिन इन्वर्टर क्या करता है, अगली वॉइस पे सुनो और इस वॉइस के ऊपर रिएक्शन दो भाई। लेकिन इन्वर्टर कंप्रेसर जो है ना, ये हमें कहते हैं कि ना बाबा बहुत हो गया, तुम लोगों ने पुराने स्प्लिट एसियों में से दिल गुर्दे फिफड़े निकाल निकाल के खूब यानी कि उनकी ना सर्जरियाँ की हैं, खूब यानी कि अपने पैसे छैसे बनाए हैं। लेकिन अब हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। अब जो है ना मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो। भाई क्यों नहीं कर सकते? वो कहता है भाई मुझे तो मेरे अपने ही ख़ानदान का गुर्दा फेफड़ा मतलब ये लगेगा, जिगर मेरे अपने ही ख़ानदान का लगेगा तो मैं चल के दूंगा। ये मतलब जो तुम लोग जैसे पहले कर रहे थे ना मेरे साथ, हमारी पिछली यानी कि बिरादरी वालों के साथ, यानी पुराने जो विंडो एसी और नॉन इन्वर्टर एसी, कि इसका गुर्दा उधर लगा दिया, उसका फेफड़ा इधर, उसका दिल इधर, उसका जिगर इधर, मैं ऐसे नहीं करने दूंगा।
तो इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने ये कहा जी कि हमें सेम टू सेम वही वाले लगेगा, एक जैसे जो है मतलब आरपीएम वाले लगेगा, एक जैसा, यानी कि मतलब जो उनका जो सलाम दो आपस में होती है, मतलब इनडोर का पीसीबी बोर्ड, आउटडोर का पीसीबी बोर्ड और कंप्रेसर, ये तमाम की आपस में यानी ख़ानदान मैच होना ज़रूरी है, उसकी तमाम की आपस में जो मतलब कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, उस तमाम की यानी आपस में सलाम दुआ होना ज़रूरी है। हमारे जो दानिश साहब हैं रोल नंबर 74 वाले, उन्होंने जैसे हमें बताया था कि इनकी आपस में सलाम दुआ होती है, तो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने अल्फाज यूज़ किया था माशाल्लाह, बहुत जो है ना वो हमारे दिल के ऊपर जो है वो लग चुका। तो यानी कि इनकी आपस में अच्छे तरीके से सलाम दुआ होनी चाहिए। ये कह रहा है जब तक सलाम दुआ नहीं होगी मैं नहीं चलने दूंगा भाई, और ना मतलब आपको मजीद पैसा कमाने दूंगा, बल्कि मेरी ही मतलब बिरादरी का लगाओगे मेरी जगह पे। अगर मैं जल गया हूँ या मतलब थक गया हूँ चल चल के, या मेरा पंप फेल हो गया है, तो मुझे मेरी ही यानी बिरादरी का कंप्रेसर लगाओगे, जिसकी सलाम दुआ इनडोर और आउटडोर यूनिट के पीसीबी बोर्ड के साथ भी होगी, अच्छी अलैक सलैक होगी, अच्छी कम्युनिकेशन होगी। वरना मैं 2-4 मिनट के लिए तो चल जाऊंगा और बाद में फिर एरर दूंगा, फिर क्या करोगे? तो जी ग्रुप मेम्बरान, जी ग्रुप मेम्बरान, आपके भरपूर रिएक्शन का शुक्रिया। बाकी जो सोए हुए हजरात हैं वो सुबह रिएक्शन देंगे, मैं भी देख लूँगा। अभी तो मैं देख ही रहा हूँ कि कौन कौन जाग रहा है और कौन कौन मतलब ना रिएक्ट भी कर रहा है। मतलब एक्टिव मेंबर चाहिए, सुस्त वाले नहीं। कम से कम अंगूठा तो ऊपर दबा ही सकते हो ना। तो बहरहाल जी, एंड हम इस चीज़ का लेक्चर का निचोड़ जो अगर निकालें तो वो यही है प्यारे भाई कि इन्वर्टर कंप्रेसर जो है वो महज बीडीयू को देखते हुए, महज टन को देखते हुए, महज जो है वो एक साइज को देखते हुए रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके पुराने विंडो एसी उनके पिस्टन वाले कंप्रेसर, या आपके नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी के रोटरी कंप्रेसर सादा वाले, उन वाला हिसाब नहीं करना इनके साथ, बल्कि यहाँ पे हिसाब इन्वर्टर वाले के हिसाब से फॉलो करना है। मतलब सेम टू सेम कंपनी होगी, मतलब उसी के आरपीएम के ऊपर मैन्युफैक्चर्ड हुआ हुआ कंप्रेसर, जो मतलब उसकी आपस में जिसकी वेल कम्युनिकेशन हो, अच्छी अलैक सलैक हो, अच्छी सलाम दुआ हो, ठीक है, सेम नस्ल का हो, सेम ख़ानदान का हो, तो तब जाके कहीं हमारी दाल गलेगी। यही वजह है कि इन्वर्टर आने के बाद आज हर टेक्नीशियन एक ही सवाल करता फिर रहा है कि इन्वर्टर एसी का काम करते हो, इन्वर्टर एसी का काम करते हो, पीसीबी बोर्ड का काम, पीसीबी बोर्ड कोर्सेज। तो वरना जब सादे एसी होते थे तो इतनी जो है पीसीबी बोर्ड वाले टेक्नीशियन की हजरात की भी आप लोगों को कदर नहीं थी जितनी आजकल है। आज जो है वो आप कहीं कंप्लेन पे जाते हो तो पहला सवाल यही करते हो कि मतलब ना सर ये फ़लाँ एरर आ रहा है क्या किया जाए, फ़लाँ एरर आ रहा है क्या किया जाए। तो सिर्फ वजह यह है कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इज़ अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी फ्रॉम योर सिंपल एसी। ओके सर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। आपके सवाल का जवाब आपको अच्छी तरीके से देने की कोशिश की गई है। कोशिश किया करें रिएक्शन दें, आपकी रिएक्शन से मेरी हौसला अफजाई होती है, मुझे पता चलता है कि आपको समझ आ रही है, बात समझ रही है ना। वरना मैंने तो अपना लेक्चर पूरा कर देना, आप लोग भले ना बोलो आगे से, लेकिन मज़ा तो तब है ना यार, आप लोगों की अगर रिएक्शन मिलेंगे तो मेरा जोश बढ़ेगा, मेरा जोश बढ़ेगा तो आपको अच्छे से समझाऊंगा, तो इंशाल्लाह फ़ायदा आपका अपना ही है। तो कोशिश करें कि मतलब ये मतलब स्लीपिंग वाले जो होते हैं ना मेंबर, वो ना बने बल्कि एक्टिव वाले मेंबर बने। तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर हमारे अख्ताम को पहुंचा। अगर शॉर्ट में और एंड पे बात की जाए कि इन्वर्टर कंप्रेसर जो है वो साइज के हिसाब से दूसरा लग सकता है, जवाब है कि नहीं। पूरा सिस्टम उसका चेक करना पड़ेगा कि वो आपके इनडोर के पीसीबी बोर्ड के साथ, आउटडोर के पीसीबी बोर्ड के साथ मतलब मैच कर रहा है कि नहीं, क्या उसकी अच्छी कम्युनिकेशन है कि नहीं, आपस में वो चलेंगे कि नहीं। ये सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, आपके पीसीबी बोर्ड टेक्नीशियन की मतलब राय को बीच में रखते हुए, उससे मशावरत के बाद आप इंशाल्लाह एक बेस्ट सोल्यूशन कर सकते हो और एक अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो जी दोस्तों, इस तरह से आपने पहले लेक्चर में ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर जो है वो सुन लिया। चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर है
वो है जी कि व्हाट इज़ डीफ्रॉस्टिंग। डीफ्रॉस्टिंग का क्या मतलब है, या आपसे इसे ये भी कह सकते हैं कि डीफ्रॉस्टिंग किस किस अमल को कहते हैं। तो आइए बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ करते हैं। दोस्तों, आपके जो डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर होता है, जिसको आप डीफ्रॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर जो है वो नॉर्मली तौर पर ऑटोमेटिकली डीफ्रॉस्टिंग नहीं हो रही होती है, ठीक है। हाँ, समटाइम जो है वो निचले पोर्शन में प्लेट के पीछे की हीटर होता है, लेकिन आप ओवरऑल ये समझ लें कि इसमें डीफ्रॉस्टिंग नहीं हो रही होती। ये आप देख सकते हैं, तभी इसमें हर वक्त बर्फ़ का एक पहाड़ सा बना रहता है। बल्कि लोग इसको इस वजह से भी लाइक करते हैं कि ये लोड शेडिंग के एरिया में ये कामयाब रहते हैं, और ये हकीकत भी है। बाकी इस रेफ्रिजरेटर का और कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है तो वो यही है कि जिन इलाकों में लोड शेडिंग होती है, तो वहाँ पे ये है कि 2-3 घंटे तक इनमें कूलिंग स्टॉक रहती है, ठीक है। तो उसके मुकाबले में मतलब ये मुश्किल भी होता है इसको मैनेज करना, ये चीज़ों को चिपका लेता अपने साथ। बाकी दोस्तों, अगर ये पूछा जाए कि डिफ्रॉस्टिंग का लफ्ज़ी मतलब क्या है, ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि किसी चीज़ से बर्फ़ को हटाना, किसी चीज़ के ऊपर से बर्फ़ को पिघलाना, बर्फ़ को रिमूव करना, बर्फ़ रुबाई करना, ठीक है जी। यानी कि आप इसको 3 से 4 यानी ना मतलब इसके बता सकते हैं कि डिफ्रॉस्टिंग जो है वो बर्फ़ को हटाना, बर्फ़ को पिघलाना, ठीक है, बर्फ़ रुबाई करना, किसी चीज़ के ऊपर से बर्फ़ को हटाना। तो ये तमाम मीनिंग जो हैं वो डीफ्रॉस्टिंग के अंदर ही आते हैं, ठीक है जी। अब जो डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर होता है दोस्तों, तो उसमें कोई प्रॉपर वे में यानी कंपनी की तरफ से कोई सिस्टम नस्ब नहीं होता उसमें कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिफ्रॉस्टिंग की जा सके। तो यही वजह है कि मतलब ज़्यादातर जो है ना वो घर की खवातीन वगैरह या मतलब जेंट्स कोई भी होते हैं हमारे जो कस्टमर, हम अपने घर के भी बताते खुद जो डायरेक्ट कूल वाले रेफ्रिजरेटर हैं, तो हम उसको तकरीबन 10-15 दिन बाद या महीने के बाद खुद से हमें मैनुअली यानी कि उसको डिफ्रॉस्टिंग करना पड़ता है। तो उस अमल को भी हम डिफ्रॉस्टिंग ही कहेंगे, ठीक है। यानी बर्फ पिघलाने को, बर्फ हटाने को डिफ्रॉस्टिंग। यही वजह कि अक्सर केसेस में जो है वो बेचारी खवातीन छुरी मार बैठती हैं, और वो जो है ना वो मतलब रेफ्रिजरेटर का बहुत लंबा चौड़ा खर्चा भी आ जाता है। तो ये केसेस आते हैं आपके डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर के अंदर, यानी कि डिफ्रॉस्ट के अंदर। तो तभी उसमें छुरी वुरी का केस बन जाता है, और बजट भी अच्छा खासा आउट हो जाता है फिर अगले बंदे का, यानी कस्टमर के अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाते हैं इस कंडीशन में। तो बहरहाल जी, दूसरा तरीका ये होता है कि उसके ऊपर गर्म पानी डाल के भी उसको मतलब डिफ्रॉस्टिंग की जा सकती है, यानी बर्फ़ पिघलाई जा सकती है। और अभी दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर इसके जो मतलब लफ्ज़ी मतलब हैं वो दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप इसको अच्छे तरीके से ज़हन-नशीन भी कर सकते हैं, अपनी वीडियो को बार-बार रोक कर पॉज़ करके, ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट लेके, ताकि जब आपसे कभी कोई डिस्कस करे, कोई आपसे यानी कि सवाल करे, आपका मतलब नॉलेज लेवल चेक करना चाहे, तो आप उसको ऐसा जवाब दें कि अगला बोले हाँ, वाक़ई ये नॉलेज रखता है। तो ये इस तरीके से दोस्तों हमने बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो ग्रुप आपके लिए क्रिएट किए थे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इसका लफ्ज़ी मतलब तो पता चल गया होगा कि डिफ्रॉस्टिंग का क्या मतलब है, यानी बर्फ़ को पिघलाने को मतलब आम ज़बान में समझ लें कि जी डिफ्रॉस्टिंग कहा जाता है। अब आपने अक्सर मुशाहिदे में देखा होगा, बल्कि आप लोग तो खुद टेक्नीशियन हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक कस्टमर के घर पे जाते हैं, तो जब हम उसकी देखते हैं कि गैस लीकेज है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई हम इतनी देर में वापस रिटर्न आ रहे हैं, ठीक है, या हम इधर बैठ के वेट कर रहे हैं, तो आप इसकी ज़रा डिफ्रॉस्टिंग कर दें। वो कहते हैं कि भाई कैसे, तो हम उनको कहते हैं भाई अगर बहुत जल्दी जान छुड़ानी अपनी और हमारी, तो आप एक काम करें, ज़रा जल्दी से इसके ऊपर बॉयल वाटर डालें, गर्म पानी डालें खोलता हुआ, तो ये सारी बर्फ़ को पिघला दें। इस अमल को भी आप डिफ्रॉस्टिंग कह सकते हैं, बल्कि कहते हैं। इसके बाद दूसरा अमल, अगर कोई कस्टमर जो है वो मतलब शक्की टाइप का हो कि नहीं जी गर्म पानी डालने से तो मेरा फ्रिज का बेड़ा गर्क हो जाएगा, हालांकि ये इसमें कोई सदाकत नहीं है, कोई बेड़ा गर्क नहीं होता रेफ्रिजरेटर के ऊपर गर्म पानी डालने से। तो बहरहाल जी, दूसरा तरीका ये है कि रेफ्रिजरेटर को बंद कर दो, मतलब इसकी पावर को ऑफ कर दो, उसके बाद दरवाज़ा खोल दो और मतलब पंखा चला दो उसके सामने। इस अमल में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन बर्फ़ पिघल जाएगी, ठीक है। तो ये भी डिफ्रॉस्टिंग की ही एक किस्म है, यानी कि बर्फ़ को पिघलाने को मतलब हटाने को डिफ्रॉस्टिंग कहते हैं। हत्ता कि आप अगर स्क्रैपर का यूज़ करते हुए भी बर्फ़ को ऊपर से हटाते हो, तो ये भी डिफ्रॉस्टिंग ही कहलाएगी। तो ये तो दोस्तों बात होगी डिफ्रॉस्टिंग के ऊपर, और वो भी डायरेक्ट कूल के ऊपर, ठीक है, जिसमें कोई प्रॉपर यानी सिस्टम नहीं है, यानी कि अगर दर हकीकत बोला जाए तो टेक्नोलॉजी से लेस शुदा,
यानी कि इसमें टेक्नोलॉजी का कोई प्रॉपर इस्तेमाल नहीं है। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कि आपके डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई मतलब कोई ख़ास टेक्नोलॉजी नहीं है। देखा जाए तो टोटल जो है वो डब्बे के अलावा तीन ही चीज़ें हैं, यानी कंप्रेसर है, एवापोरेटर और कंडेंसर है। ठीक है, बेतुके तरीके से अंदर कूलिंग हो रही होती है। ठीक है, अंदर कोई गिलास रख दो तो उसको भी वो पकड़ लेता है जनाब अली। कुछ मतलब कोई सब्जी वब्जी, कोई टमाटर, कोई आटा, दूध, कुछ भी रख दो तो बस मतलब साथ ही जकड़ लेता उसको। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए प्रॉपर तरीके से टेक्नोलॉजी से लैस शुदा रेफ्रिजरेटर यानी कि नॉन फ्रॉस्ट की, तो उसमें ज़रा तरीक़ाकार ही अलग है। आइए आगे देखते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए नॉन फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर की, यानी कि नो फ्रॉस्ट, जिसको आप फ्रॉस्ट फ्री के नाम से भी जानते हैं, अगर बात की जाए इस वाले रेफ्रिजरेटर की, तो इसमें दोस्तों प्रॉपर तौर पर डीफ्रॉस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अंदर जो है वो हीटर लगे होते हैं। ठीक है, वर्टिकल भी लगे होते हैं और हॉरिजॉन्टल में भी लगे होते हैं। ठीक है, वर्टिकल वाले में अमूमन जो है वो ग्लास हीटर होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल वाले में इसके कॉइल के साथ ही चिपका हुआ होता है। ठीक है जी, तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली हर 5 से 6 से 7 घंटे, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कैसी प्रोग्रामिंग की हुई है, चाहे वो पीसीबी बोर्ड वाला है, चाहे वो आम मतलब टाइमर वाला है। ठीक है जी, तो उसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है 5 से 6 से 7 घंटे वाली। अब दोस्तों ये आपने ये वाला जो मतलब शॉर्ट क्लिप देखा है, ये 46 सेकंड्स का। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपको इमेज दिखाई दे रही है रेफ्रिजरेटर, नॉन फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर के एवापोरेटर की, तो ये मतलब जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल मतलब एवापोरेटर कहलाता है, यानी कि लेटा हुआ ये एवापोरेटर कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें तरीक़ाकार ये है कि ये आपको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये इस वक्त चौक शुदा है, यानी कि इसमें इसका हीटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था। और वो आपने अगर यूट्यूब के ऊपर हमारे, आप डेफिनेटली माशाल्लाह आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो आपने 2-4 वीडियो पहले देखा होगा कि मैंने एक वीडियो शेयर की थी, तो ये उसी में से क्लिप लिया गया है। ठीक है, तो क्या इस वक्त ये चौक शुदा है, इस कंडीशन में आपका रेफ्रिजरेटर कूलिंग नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इसका ये एवापोरेटर चोक हुआ है। किससे चोक हुआ है? बर्फ से चोक हुआ है। बिल्कुल इस तरह ही जिस तरह आपका कूलिंग कॉइल, आपके एसी का कूलिंग कॉइल मिट्टी से चोक हो जाता है जब उसके अंदर कीचड़ बन जाता है। ठीक है, जब उसके फिल्टर चोक हो जाते हैं तो उसकी भी कूलिंग होना बंद हो जाती है। सेम इसी तरह ये भी चोक है। अब ये मिट्टी से तो चोक नहीं होगा, लेकिन बर्फ से भी चोक होगा तो तब भी कूलिंग रुक जाएगी। अब इसको हर 5-6 घंटे 7 के बाद मतलब ये बर्फ पिघलना ज़रूरी होती है। ठीक है, अब इस बर्फ़ को पिघलाने के लिए अब ज़ाहिर बात है मतलब वो डीफ्रॉस्ट वाला तो हिसाब है नहीं है कि भाई गर्म पानी डालो या पंखा चलाओ, बल्कि ये मतलब टेक्नोलॉजी से लैस शुदा रेफ्रिजरेटर होता है। तो इसमें ऑटोमेटिकली खुद ब खुद से ही हर 5 या 6 या 7 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली कुछ मिनट्स के लिए इसके हीटर ऑन होते हैं और ये पूरा कूलिंग कॉइल जो है दोबारा से मतलब इसके ऊपर से बर्फ़ पिघल के नीचे पानी ट्रे में चला जाता है और ये दोबारा से बिल्कुल क्लियर हो जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है। ऑटोमेटिकली ये मतलब डिफ्रॉस्टिंग हो जाती है और ये रिफ़्रेश हो जाता है और फिर से कूलिंग जो है नए मतलब अंदाज से दोबारा शुरू हो जाती है, यानी कि फिर से कूलिंग जो है वो एकदम ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो खैर जनाब, कंपनी के डिज़ाइन करता सिस्टम के मुताबिक उसमें अपनी टाइमिंग के मुताबिक हीटर ऑन होता है, जो कि 10 मिनट से लेके 15 मिनट से लेके 20 मिनट से 30 मिनट तक के लिए उसको हीटिंग वाले ऑप्शन पे ऑन रहता है। और उस दौरान इस कूलिंग कॉइल के ऊपर से तमाम जो आइस है, जो बर्फ़ है, वो हीटर ऑन होने की वजह से पिघल जाती है और इसी अमल को डीफ्रॉस्टिंग कहा जाता है। ठीक है जी, डीफ्रॉस्टिंग यानी कि एवापोरेटर के ऊपर से जो ऑटोमेटिकली आपकी बर्फ़ पिघल जाती है, उस अमल को डीफ्रॉस्टिंग कहा जाता है। इसी तरह दोस्तों आप ये नेक्स्ट इमेज में भी देख रहे हैं, ये इस वक्त जो है आपको एक वर्टिकल जो है वो एवापोरेटर जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये भी नॉन फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर का वर्टिकल यानी कि खड़ी हुई हालत में, ठीक है जी, ये आपका एवापोरेटर है। तो ये भी डिफ्रॉस्टिंग होने के बाद यानी बर्फ़
पिघलने के बाद की ये पिक्चर है, ठीक है। यानी कि इस वक्त ये बिल्कुल रिफ्रेश है। रिफ्रेश से मुराद जैसे आप अपने पीसी को यानी कि कंप्यूटर को जैसे रिफ्रेश करते हो, ठीक है, या अपने मोबाइल को आप जैसे रीस्टार्ट करते हो या मतलब रिफ्रेश करते हो, तो वो किस तरीके से दोबारा फास्ट हो जाता है, मतलब एक अच्छे अंदाज से दोबारा चलने लग जाता है। सेम टू सेम आपका रेफ्रिजरेटर डीफ्रॉस्टिंग के बाद दोबारा से यानी कि रिफ्रेश हो जाता है, दोबारा से जवान हो जाता है, दोबारा से असर नौ अच्छे तरीके से कूलिंग करने लग जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर डिफ्रॉस्टिंग नहीं होगी, डिफ्रॉस्टिंग से रिलेटेड कोई भी यानी कि इसमें फॉल्ट है, कोई भी यानी कि एसेसरीज ऐसी है जो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही और हीटिंग के अमल को बीच में रुकावट बन रही है, तो आपका एवापोरेटर के ऊपर आइस जम जाएगी। आइस जम जाएगी तो आपको दोस्तों जो है वो अच्छे से कूलिंग नहीं मिलेगी। इसलिए हर चंद घंटों के बाद जो है वो डिफ्रॉस्टिंग का अमल होना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे आपके नॉन फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर के अंदर, ठीक है, वरना आपकी कूलिंग ठीक से नहीं होगी। यही वजह है कि कंपनी ने इसको बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हर 5 से 6 से 7 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली इसमें डिफ्रॉस्टिंग का सिस्टम रखा हुआ है। और यही वजह है कि आप इसको बग़ैर किसी ज़हमत के ऑटोमेटिकली अंदाज से इससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और इससे अपनी कूलिंग मतलब अचीव करते हैं और इससे भरपूर तौर पर आप फ़ायदा हासिल करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा डिफ्रॉस्टिंग का चैप्टर, ठीक है जी, यानी कि डिफ्रॉस्टिंग का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लेक्चर आज का अच्छा लगा हो तो नीचे आने वाली पोस्ट के ऊपर अपने रिएक्शन से इजहार कीजिएगा कि आपको कैसा लगा हमारा वे ऑफ एक्सप्रेशन। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।